अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी सॉइल मैकेनिक्स की तीसरी क्लास है, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स की एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। और उसमें जो कुछ एक्सप्रेशंस थी, कुछ रिलेशंस थी डिफरेंट टर्म्स के बीच, वो हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास पढ़े थे, आज तीसरी क्लास है। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमें पढ़नी है कुछ रिलेशंस। इससे पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ रिलेशंस जो इन टर्म्स के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, वो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं JK SSB JE लेवल एग्ज़ाम में। तो पहली रिलेशन जो है वो है वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वेट एंड वाटर कंटेंट। ये जो स्मॉल w है यहाँ पे ये वाटर कंटेंट है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन इनके बीच में है जो वेट ऑफ सॉलिड्स होता है वो होता है बराबर टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये है रिलेशन जो वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशन है। ये जो है यहाँ पे ये W वाला ये वह है टोटल वेट, ये है वेट ऑफ सॉलिड्स, और जो ये W है ये है वाटर कंटेंट। ठीक है, ये ये तीन जो है इनके बीच में ये रिलेशन बनती है। इसके बाद आता है हमारे पास एक दूसरी रिलेशन जो है बिटवीन E, दैट इज वाइड रेशियो एंड N के बीच में जो रिलेशन बनती है वो है दैट N इज पोरोसिटी और E जो है ये वाइड रेशियो है। इनके बीच में जो रिलेशन बनते हैं दैट इज N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E। ये रिलेशन बनती है इनके बीच N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E। अगर हम इस इक्वेशन को कुछ चेंज लाएंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनके बीच में जो अगर हम देखेंगे कि E किसके बराबर है, E होता है बराबर N डिवाइड बाई 1 माइनस N। ये दूसरी रिलेशन बन जाती है। ये दोनों रिलेशन से ही है, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। ये होती है N इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 1 प्लस E और E इज इक्वल टू N डिवाइड बाई 1 माइनस N। दोनों रिलेशन से ही है। E इज इक्वल E जो है वो वाइड रेशियो है और N जो है वो पोरोसिटी है। इसके बाद आती है तीसरी रिलेशन हमारे बीच, जो ये वाली रिलेशन है, वाइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इनके बीच रिलेशन जो है यहाँ पे दिख रही है हमें, ES इज इक्वल टू WG एंड E इज वाइड रेशियो, S इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, W इज वाटर कंटेंट एंड GS इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद एक तीसरी रिलेशन है हमारे पास, फोर्थ रिलेशन है, दैट इज गामा टी। अब गामा टी क्या है? गामा टी है टोटल यूनिट वेट, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था, या इससे पहले जो क्लास थी उससे में पढ़ा था हमने कि WT जो है वो है टोटल यूनिट वेट, और G है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, S है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E है वाइड रेशियो। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन इसके बीच में जो है वो है, इनके बीच में जो रिलेशन बनती हैं वो बनती हैं गामा टी इज इक्वल टू G प्लस SE डिवाइड बाई 1 प्लस E गामा W। अब यहाँ पे जो G है यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, G है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो S है ये है सैचुरेशन, जो E है ये है वाइड रेशियो, यहाँ पे भी E वाइड रेशियो ही है, और जो है यहाँ पे गामा W दैट इज़ वाटर कंटेंट, जो हम लेते हैं 1 ग्राम पर cc। वाटर कंटेंट नहीं, ये यूनिट वेट है, 1 ग्राम पर cc यूनिट वेट होता है वाटर का। ठीक है, या 9.8 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये एक और रिलेशन बनते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं JK SSB JE एग्जाम में। अब आता है वही एक और रिलेशन है हमारे पास, दैट इज गामा सैचुरेशन। अब ये गामा सैचुरेशन जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ये निकलती है इस वाली रिलेशन से। ये दोनों रिलेशन इंटरडिपेंडेंट है। अब कैसे? इसके बाद में ये रिलेशन बताता हूँ। अब ये
पहले तो ये तीन रिलेशन जो है, ये वाली रिलेशन, ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन, ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस हैं। एक ही रिलेशन से तीनों रिलेशन निकलती हैं। अब आपको तीनों रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक रिलेशन याद रखनी है, इससे निकल जाएगा हमारी सारे रिलेशंस। अब देखो कैसे, ये हमारे पास पहले जो रिलेशन पढ़ी हमने, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ये है रिलेशन, ठीक है। अब जो गामा टी है, यहाँ पे गामा टी है टोटल यूनिट वेट। अब टोटल यूनिट वेट हम निकालेंगे अब सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब देखिए इसमें देखोगे आप कि गामा टी जो है, अगर हम देखेंगे इसमें एस जो है, एस है सैचुरेशन, एस है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सॉरी डिग्री ऑफ, सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशन एग्जिट हुई थी। जो रिलेशन है वो हमारे पास गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये जो है यहाँ पे गामा टी वो है बल्क यूनिट वेट, ये है बल्क यूनिट वेट। इसी बल्क यूनिट वेट से हम गामा सैचुरेशन भी निकालेंगे, ठीक है, और गामा डी भी निकालेंगे, दैट इज ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। अब देखो गामा सैचुरेशन, इस गामा टी से हम कैसे निकालेंगे ये दो रिलेशंस। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम गामा सैचुरेशन निकालना हो, अगर हमें गामा सैचुरेशन निकालना हो, गामा सैचुरेशन मीन्स सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब अगर सॉइल पूरी सैचुरेट हो तो उसका जो एस होता है, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो होता है 100%। इसका मतलब पूरी जो वॉइड्स है, वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास रिलेशन है, गामा टी, ये जो है गामा टी जो है हमारे पास जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। अब देखो अगर सैचुरेशन 100% है, दैट इज एस हमें 1 इस्तेमाल करना है, दैट इज 1 मीन्स 100%। अगर हमें एस 1 इस्तेमाल करेंगे तो गामा टी जो है वो गामा सैचुरेटेड बन जाएगा। रिलेशन याद रखना, ऐसे ही रखने हैं। गामा टी जो है वो गामा सैचुरेशन बन जाएगा, जी तो जी ही रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आएगी। अब एस जो है वो 1 बन जाएगा। अब एस अगर 1 बन जाएगा, ये वाला एस अगर 1 बन जाएगा, अगर ये वाला एस 1 बन जाएगा, ये वाला एस, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ई, दैट इज ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये बन जाती है हमारे पास रिलेशन गामा सैचुरेशन के लिए, यहीं पे आप अगर आप देखोगे इसी इक्वेशन में, अगर हम इसी इक्वेशन में आप देखेंगे अगर हम अब इसी इक्वेशन में देखेंगे, अगर हम गामा डी निकालेंगे, दैट इज गामा डी। अब आप देखोगे गामा डी दैट इज ड्राई यूनिट वेट। अगर अब ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो इसका मतलब है जो सैचुरेशन है, जो एस है वो 0 है, इसमें कोई सैचुरेशन नहीं है, कोई वाटर ही नहीं है, क्योंकि हमें गामा डी निकालना है, ड्राई यूनिट वेट निकालना है, वाटर नहीं लेना है हमें, इसका मतलब सैचुरेशन 0 लेनी है। अब देखिए अगर हम गामा डी निकालेंगे, दैट इज जी तो जी ही रहेगा, प्लस एस 0 होगा, क्योंकि सैचुरेशन नहीं है, इसका मतलब जी प्लस 0। अब जी प्लस 0 अगर है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 0 तो नहीं लिखना है, डिवाइड बाई बच जाएगा 1 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू। ये है ड्राई यूनिट वेट के लिए रिलेशन, ठीक है, ये है ड्राई यूनिट वेट के लिए रिलेशन, और ये है गामा टी के लिए रिलेशन। इससे पहले हमने गामा सैचुरेशन के लिए निकाला था। अब देखो यहाँ पे पहुंचे हैं हम, गामा सैचुरेशन निकाला, गामा टी भी पता ही है हमें, ठीक है। ये दूसरी रिलेशन बन जाती है गामा टी के लिए, ये वाली रिलेशन, ये दूसरी रिलेशन। अब ये रिलेशन कैसे बन जाती है ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, अब हमारे पास जो गामा टी है दैट इज जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ये पढ़ी है हमने एक रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हमने इससे पहले एक रिलेशन पढ़ी थी, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू
जी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इंटरचेंज करेंगे, ये देखिए आप, G इज़ इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, ई एस डिवाइड बाई डब्ल्यू। अगर हम अब अगर हम अब इस G के बदले ये G लिखेंगे, ठीक है, इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाता है, देखिए आप, गामा टी इज इक्वल टू, जी के बदले क्या लिखना है, ई एस डिवाइड बाई डब्ल्यू, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है एस ई दूसरा, एस ई, नीचे है 1 + ई और गामा डब्ल्यू, ठीक है। आगे आगे देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे भी ई एस है, यहाँ पे भी ई एस है। अगर हम इन ई एस को कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाता है, ई एस यहाँ पे बच जाता है 1/W, 1/W, और यहाँ बन जाता है, यहाँ बच जाता है 1 + 1, नीचे बच जाता है 1 + ई गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए ई एस तो बाहर ही है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या जाता है, यहाँ नीचे 1, 1 1 ज़ार 1 प्लस डब्ल्यू 1 ज़ार डब्ल्यू डिवाइड बाई 1। अब नीचे वाला 1 तो किसी काम का नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ आता है गामा टी इज़ इक्वल टू ई एस इंटू 1 + डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई गामा डब्ल्यू। ये बन जाती है हमारी एक और रिलेशन, ठीक है, ये बन जाती है एक और रिलेशन हमारी। अब रिलेशन कहाँ पे है, यहाँ, ये रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमने पहले ही निकाली है, यहाँ पे साइड में निकाली थी हमने गामा डी के लिए, गामा डी के लिए पहले हमने रिलेशन निकाल रखी है यहाँ पे, तो ये रिलेशन भी हो गई। इसके बाद आते हैं हम इसके बाद एक और रिलेशन है जो ई है, वाइड रेशियो है इन टर्म्स ऑफ गामा डी जी एस एंड गामा डब्ल्यू। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डी -1, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, ये जो गामा डैश है या गामा प्राइम बोलेंगे, ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट एक अच्छी रिलेशन है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, सबमर्ज्ड यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट और गामा डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन है कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट बराबर होता है गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू। मतलब अगर हम सैचुरेटेड यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ निकल आता है गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड। इसके बाद एक और रिलेशन है, जो रिलेशन है टोटल यूनिट वेट दैट इज बल्क यूनिट वेट गामा डी, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट और गामा और डब्ल्यू वाटर कंटेंट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, गामा डी इज इक्वल टू गामा टी डिवाइड बाई 1 + डब्ल्यू, ये इनके बीच में रिलेशन है। इसका मतलब अगर हम गामा टी जो बल्क यूनिट वेट है उसको हम डिवाइड करेंगे 1 + डब्ल्यू से, तो वहाँ निकल आ जाएगा गामा डी। ये कुछ रिलेशन है, ये याद रखने हैं, इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अब एक और रिलेशन है जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गामा डी जी एस वाटर कंटेंट, जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट्स वाटर कंटेंट एंड परसेंटेज एंड मॉइस्ट एंड एयर कंटेंट, सॉरी परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, सॉरी एन ए जो है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है गामा डी दैट इज ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू 1 - परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स इंटू जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + डब्ल्यू जी, ये एक और रिलेशन है गामा डी के लिए, ये भी याद रखनी है। इससे बाद एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। वो क्या है, वो है कि जो सबमर्ज यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड टोटल यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट, इनके बीच में क्या रिलेशन है। हमेशा याद रखिएगा आपकी गामा जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ओबियस बात होगी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स तो ज़्यादा होगा ही बाकी यूनिट वेट से, क्योंकि इस जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हम लेते हैं, जो हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स लेते हैं, इसमें कुछ एयर नहीं आता है, कुछ वाटर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ सॉलिड्स हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, सेचुरेशन करेंगे, तो सेचुरेशन आएगी,
थोड़ा सा वाटर ऐड हुआ, इसका मतलब वॉइड्स में वॉइड्स आ गए, वाटर ऐड हुआ। वाटर तो तब होगा जब वॉइड्स होंगे, इसका मतलब वाटर आया तो वॉइड्स होंगे ही, तो कम वेट होगा थोड़ा सा। इसके बाद आता है गामा टी, दैट इज टोटल यूनिट वेट। अब टोटल यूनिट वेट में एयर भी आता है, वाटर भी आता है, सॉइल भी आता है। इसके बाद आता है गामा डी। गामा डी इसका मतलब है यहाँ हम टोटली वाटर भी बाहर निकालते हैं, सब कुछ बाहर निकालते हैं, सिर्फ ड्राई लेते हैं, ड्राई का वेट कम होगा। इसके बाद आता है सबमर्ज्ड। ये याद रखना, सबमर्ज्ड सब से लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस सबमर्ज्ड में क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी भी चीज़ को सबमर्ज करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को सबमर्ज करते हैं वाटर में, तो वाटर का बियॉन्सी फोर्स एक्ट होता है अपवर्ड, जिसकी वजह से जो चीज़ हमने डुबोया है उसका वेट कम हो जाता है। दैट मीन्स सबमर्ज्ड यूनिट वेट सबसे कम आएगा। ये आप नोट करके रखिए, ये डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद आता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। अब वाटर कंटेंट जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन से मेथड से जिससे हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। उसमें आता है पहला ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। अब ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं हम, ओवन ड्राइंग मेथड में हम कॉमनली अडॉप्टेड सिंपलेस्ट मेथड है ये, जो हम कॉमनली अडॉप्टेड हर जगह, तो जब जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ हम ओवन ड्राइंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली यूज्ड है और सबसे सिंपल मेथड है। इसमें हम ड्राई वेटेड सैंपल लेते हैं इन एंड आउट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जरूरी याद रखना है आपको कि 105 to 110 डिग्री सेल्सियस हम ओवन का टेम्परेचर रखते हैं, और उसमें हम 24 आवर्स के लिए एक सैंपल रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब वो ओवन ड्राई हो गया, वेट ऑफ ड्राई सैंपल, इससे पहले हम क्या काम करते हैं, जब हम एक सैंपल लेते हैं उसका हम वेट करते हैं, ठीक है। एक सैंपल लिया हमने फील्ड से, उस सैंपल का वेट करेंगे, वो निकल आया W1, ठीक है। उसके बाद हम काम करते हैं, उसके बाद हम एक सैंपल को ड्राई करते हैं, ओवन में ड्राई करते हैं, 105 to 110 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करते हैं 24 आवर्स के लिए। तो उसके बाद वहाँ से निकाल कर हम फिर से वेट करते हैं। अब इसमें कुछ मॉइस्चर नहीं बचा हुआ होगा, वो इवापोरेट हुआ होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, आप यहाँ देखिए क्या करते हैं हम, पहले हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, एक सैंपल लिया हमने पहले, ठीक है। ये हमने एक सैंपल लिया, इसका वेट है W1, ठीक है। उसके बाद जब हमने ओवन ड्राई किया, ओवन ड्राइड लिया, उसका वेट है W2। अब ऑब्वियस सी बात है, जो W2 होगा वो होगा लेस देन W1, क्योंकि ये जो W2 है, इस W2 में कुछ मॉइस्चर कंटेंट नहीं बचा हुआ होगा। ये जो W1 है इसमें मॉइस्चर कंटेंट था, सॉइल भी था, इसका मतलब इसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा और W2 का वेट जो है वो कम होगा। इसके बाद हम काम करते हैं, अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं। ये जो W2 है, पहले W2 में कुछ मॉइस्चर कंटेंट नहीं था, W1 में मॉइस्चर कंटेंट था। इसका मतलब जब हम W1 माइनस W2 करेंगे तो वहाँ से निकल आएगा हमें कि इस सॉइल में कितना वाटर था। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे W1 मतलब जो पहला वेट था ओवन ड्राइंग से पहले, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो निकल आया हमारा वाटर कंटेंट। ये है ओवन ड्राइंग मेथड से जो हमने डिटरमाइन किया, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 105 to 110 डिग्री सेल्सियस पे हम ओवन ड्राई तो करते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉइल होगी उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देते हैं, इसके अलावा हम टेम्परेचर नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम इसके अलावा टेम्परेचर देंगे तो वहाँ जो है वो सॉइल है वो बर्न होगी, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट है वो फेयर रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए हम जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसका वेट हम 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारे पास, ठीक है, ये हम फॉर्मूला हमने निकाली है। इसके बाद है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड जो है, ये एक गिलास बोतल होती है। इस गिलास बोतल का जो वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है, वो होती है 900 ml। याद रखना है आपको डायरेक्ट, जो हम पिक्नोमीटर मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये एक बोतल होती है, उस बोतल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 900 ml, कैपेसिटी होती है उसकी
एक कोनिकल केप होती है ऊपर से, जिसमें एक होल होता है, वो उस होल का डायामीटर 6 mm होता है। ठीक है, एक होल होता है, ये एक कोनिकल फ्लास्क के ऊपर से इसमें बीच में एक होल होता है, वो होल का डायामीटर 6 mm होता है। इसमें क्या करते हैं हम, पिक्नोमीटर मेथड में क्या करते हैं, पिक्नोमीटर मेथड में हम करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, सैंपल लेते हैं 200 to 400 ग्राम एक सैंपल लेते हैं। अब 200 to 400 ग्राम हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, उसका वेट लेते हैं हम W1 लेते हैं वेट इसका। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम पिक्नोमीटर जो है, पिक्नोमीटर सॉइल सैंपल टेकन, पिक्नोमीटर अगेन वेहिड W2। ठीक है, पहले हम काम करते हैं, जो पिक्नोमीटर लेते हैं, पिक्नोमीटर का वेट हम लेते हैं W1। जब हम पिक्नोमीटर का वेट W1 लिया, इसके बाद हम काम करते हैं, इस पिक्नोमीटर में सॉइल सैंपल को डालते हैं, 200 to 400 ग्राम सॉइल सैंपल इस पिक्नोमीटर में डालते हैं। इसके बाद हम फिर से वेट करते हैं पिक्नोमीटर का, दैट इज W2। इसके बाद पिक्नोमीटर अलॉन्ग विद सैंपल फिल्ड विद वाटर एंड वेहिड अगेन। अब हमने जो पिक्नोमीटर लिया, पिक्नोमीटर में तो हमने पूरा तो सॉइल से नहीं फिल किया, हमने हाफ से या कुछ हाइट तक हमने सॉइल से फिल किया। इसके बाद हम इसमें वाटर डालते हैं। ठीक है, वाटर डालते हैं, फिर से हम सैंपल वेट लेते हैं, दैट इज W3। ठीक, इसके बाद हम काम करते हैं, बोतल एम्प्टीड एंड फिल्ड विद वाटर। इसके बाद हम जो बोतल है उसको एम्प्टी करते हैं, ये साफ़ करते हैं, फिर से हम फिल्ड विद वाटर, ओनली फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रम, टॉप तक हम फिल्ड विद वाटर करते हैं, दैट इज W4। फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, W2 - W1 डिवाइड बाई W3 - W4 मल्टीप्लाइड बाई GS - 1 डिवाइड बाई GS होल माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या करते हैं हम, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको हम क्या करते हैं, कैसे हम पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं हम एक जो पिक्नोमीटर है, हमने पिक्नोमीटर लिया। ठीक है, एम्प्टी पिक्नोमीटर है ये, इसका वेट है W1। इसके बाद हम ये पिक्नोमीटर, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सॉइल डालते हैं 200 to 400 ग्राम, बाकी एम्प्टी होता है, यहाँ तक हम सॉइल डाली हमने, इसका वेट हम लेते हैं W2। इसके बाद हम काम करते हैं, इसी जो पिक्नोमीटर है जिसमें सॉइल भरी हुई है, इसमें हम ऊपर से वाटर डालते हैं। ठीक है, ऊपर से वाटर डालते हैं, ये होता है W3। इसके बाद हम यही पिक्नोमीटर लेते हैं और इसको एम्प्टी करते हैं, फिर हम वाटर से फिल करते हैं, वो बन जाता है W4। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या होती है, ये हमने किया यहाँ तक, फिर से बताता हूँ कि पहले हम पिक्नोमीटर लेते हैं, पिक्नोमीटर में क्या करते हैं हम, इसमें कुछ नहीं भरते हैं, सिर्फ खाली पिक्नोमीटर लेते हैं, उसका वेट हम लेते हैं W1। इसके बाद इसी पिक्नोमीटर में हम सॉइल फिल करते हैं 200 to 400 ग्राम, फिर वेट करते हैं, दैट इज W2। उसके बाद हम जो खाली स्पेस बची थी यहाँ, इसमें हम वाटर फिल करते हैं, फिर लेते हैं वेट अलॉन्ग विद सॉइल W3। उसके बाद हम ये सॉइल वाइल इससे बाहर निकालते हैं, फिर हम काम करते हैं, इसको फिल करते हैं वाटर से, वो लेते हैं हम W4। ये सब करने के बाद हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है W2 - W1 डिवाइड बाई W3 - W4। ये चारों क्वांटिटी जो है ये हमें पता है, ये हमें डिटरमाइन की है। और जो सॉइल है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी GS - 1 डिवाइड बाई GS, यहाँ तक हम करते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई होल -1 करते हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या करते हैं हम, लास्ट पे हम करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ से निकल आएगा हमें इसका वाटर कंटेंट। ये दूसरा मेथड था, पहला हमने पढ़ा था ऑन ड्राइंग मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, अब जो पिक्नोमीटर मेथड है, जो पिक्नोमीटर मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ये मोस्ट सूटेबल होता है कोहिजनलेस सॉइल के लिए। कोहिजनलेस सॉइल के लिए क्यों, कोहिजनलेस सॉइल के लिए क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें यहाँ पे देखिए, जब हम इसमें सॉइल तो पहले ही थी, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे उसके बाद हमें स्टायर करना पड़ता है, किसी चीज़ से स्टायर करना पड़ता है। जो हमने अभी पढ़ा है कि इसमें 6 mm होल होता है, उस होल से एक रॉड भरते हैं, तो हम इसे पूरी तरह से स्टायर करते हैं। अब सॉइल तो कोहिजनलेस होनी चाहिए, तभी तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो अलग अलग होंगे, और हर कोई जो भी गैप है वहाँ बची हुई होगी उसमें वाटर जाएगा, तभी रिजल्ट फेयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
कि जो पिक्नोमीटर मेथड है इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल। अब डबल स्टार लगाया है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है कि पिक्नोमीटर मेथड जो है किस टाइप की सॉइल के लिए मोस्ट सूटेबल है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद एक तीसरा मेथड है, दैट इज सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड, अब सैंड बाथ मेथड में क्या करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं है, इजी टेस्ट है। ये फील्ड मेथड है, याद रखना ये फील्ड मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज, या हम इलेक्ट्रिक ओवन की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो, जब इलेक्ट्रिक ओवन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जो हमने पहला मेथड इस्तेमाल किया था, दैट इज़ जो हमने किया था ओवन ड्राइंग मेथड, उसमें हमें ओवन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ओवन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, वेट सॉइल सैंपल एक लेते हैं हम, इन एक कंटेनर में लेते हैं, एंड कंटेनर इज केप्ट ऑन हॉट सैंड हीटेड ओवर केरोसिन स्टोव। अब केरोसिन स्टोव की ज़रूरत नहीं है, जब बस स्टोव होना चाहिए, कोई भी फ्यूल होना चाहिए। स्टोव में क्या करते हैं हम एक स्टोव लेते हैं, हम, ठीक है। उसमें जो फ्लेम होती है, उसमें उस पे के ऊपर हम एक पैन रखते हैं, ठीक है। पैन में सैंड होती है, ठीक है, पैन में सैंड होती है। इस पैन में एक कंटेनर रखते हैं, इस सैंड पे अब ये तो सैंड जो है हॉट हो जाएगी, इस पे एक कंटेनर ऊपर से रखते हैं हम, उस कंटेनर में हम सॉइल डालते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम ओवन ड्राइंग मेथड में किया है, फार्मूला अप्लाई, वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। ये है सैंड रिप्लेसमेंट, सैंड बाथ मेथड, सॉरी। अब इसके बाद आता है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड में क्या करते हैं हम, पोर्टेबल इक्विपमेंट है। पोर्टेबल इक्विपमेंट मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह ये इक्विपमेंट साथ ले जा सकते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसका दूसरा मेथड है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। ये भी याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इसका दूसरा नाम है। ये इस्तेमाल करते हैं हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल को हम इस बोतल में डालते हैं, बोतल में डाल के डिवाइस होता है, उस डिवाइस में डालते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, कैल्शियम कार्बाइड इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कैल्शियम कार्बाइड मेथड कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या, जो सॉइल हमने इसमें डाली है, उस सॉइल में जो मॉइस्चर होगा, वो मॉइस्चर कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन करके एक गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस, ठीक है। एक गैस बनाता है एसिटिलीन गैस। अब ये जो रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ये कैलिब्रेटेड होता है। जितना उसको अंदर से प्रेशर आएगा, गैस का प्रेशर आएगा, उसी को कैलिब्रेट करके ये डायरेक्ट देता है हमें वैल्यू कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अब इस रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, आप देखोगे जो भी हमने टेस्ट किया है, जो भी जब हम वाटर कंटेंट पढ़ते हैं, जब हमने पहले ही क्लास में वाटर कंटेंट पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, ये याद रखना। मैंने वह भी बताया था कि वेट ऑफ सॉइल नहीं है, वेट ऑफ सॉलिड्स होता है। यहाँ निकाला है हमें वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। लेकिन जब हम रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमें वाटर कंटेंट देता है, वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट देता है हमें, वेट नॉट वेट ऑफ सॉलिड्स। इसमें बाद में करेक्शन करनी पड़ती है। ये एक एरर है इसका, जो रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड है या कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो वाटर कंटेंट देता है, ये देता है विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट, नॉट वेट ऑफ सॉलिड्स। होता है एक्चुअल में वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, लेकिन ये जो मेथड है ये देता है वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट। फिर उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ती है ताकि रिजल्ट फेयर आ जाए, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड है, दैट इज़ टॉर्शन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। 220 वोल्ट पे ये वर्क करता है, रैपिड बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी 220 वोल्ट का, और 50 साइकिल्स सिंगल फेज सप्लाई जो हमारे घर में होती है, वही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसमें कौन से रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। जो टॉर्शन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड है, उसमें हम कौन से रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं सॉइल को ड्राई करने के लिए। तो याद रखना, इसमें हम IR रेडिएशन, इंफ्रा रेड रेडिएशन यूज़ करते हैं सॉइल को ड्राई करने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डिटर्मिनेशन,
पिक्नोमीटर मेथड, जो हमने अभी पिक्नोमीटर मेथड पढ़ा था जिससे हमने वाटर कंटेंट डिटरमाइन किया था, वही पिक्नोमीटर मेथड, वही जो वहाँ हमने डेटा लिया था W1 W2 W3 W4, वही डेटा यूज़ करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला क्या है इसके लिए फार्मूला जो है वो दी हुई है, दैट इज़ W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आता है वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई W3 माइनस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स, अगेन आता है नीचे से, जूम करके बताता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस W3 प्लस W4, क्योंकि जब W2 माइनस W1 जो करते हैं हम, वो वेट ऑफ सॉलिड्स निकल आता है, वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे भी W2 माइनस W1 वो वेट ऑफ सॉलिड्स आता है। अब ये माइनस तो यहाँ आएगा, ये माइनस, इसके बाद W3 माइनस W4 बाहर निकलेगा, दैट इज़ W3 माइनस रहेगा और W4 प्लस बन जाएगा। ये एक मेथड है जिससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इस्तेमाल डिटरमाइन करते हैं, किससे? पिक्नोमीटर मेथड से। ठीक है, अब मैंने आपको शायद पहले क्लास में बताया था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिटरमाइन करते हैं हम एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद होगा आपको कि पहले क्लास जो पढ़ी थी हमने, उसमें मैंने बोला था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 4 डिग्री सेल्सियस पे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इंडिया में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी रिपोर्ट करते हैं, एक तो होता है डिटरमाइन करना, दूसरा होता है रिपोर्ट करना। इंडिया में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी रिपोर्ट करते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। अब फार्मूला क्या है, हमने किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी T डिग्री सेल्सियस पे, किसी भी टेम्परेचर पे जब हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन की, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने 27 डिग्री सेल्सियस पे डिटरमाइन किया। अब हमें, चलो ठीक है, अगर हम खुद करेंगे तो 27 पे करेंगे या 4 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी ने बताया कि वही से बताया कि कोई भी सॉइल है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इतनी है 10 डिग्री सेल्सियस पे तो मुझे बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी इस सॉइल की एट 27 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए फार्मूला दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस। अब ये डिटरमाइन नहीं करना है, ये तो दिया हुआ होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर पे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्चुअली फार्मूला कैसे बनती है दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर at 27 degree Celsius is equal to specific gravity of soil at T degree Celsius into specific gravity of water at T degree Celsius। ठीक है, ये दोनों को इक्वेट करना है, फिर हमें निकल आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। इसके बाद होता है इन सिटू यूनिट वेट डिटर्मिनेशन, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट क्या होता है, जब हमने पढ़ा था ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, या सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, सब हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ इन सिटू यूनिट वेट डिटरमाइन कैसे करते हैं। इन सिटू यूनिट वेट मतलब फील्ड में जब हम जाएंगे तो वहाँ जो सॉइल होगी उस सॉइल का यूनिट वेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सॉइल यूनिट वेट डिटरमाइन करने के लिए। उसमें आता है पहले ही कोर कटर मेथड, वो मैंने वही आपको बताया था कोर कटर मेथड कैसे करते हैं हम। अब कोर कटर क्या है, ये एक सर्कुलर होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, पाइप जैसा होता है छोटा। उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1000 cc, याद रखना है 1000 cc इसका वॉल्यूम होता है इस पाइप का। ठीक है, एक पाइप जैसी होती है, ये ऐसे शॉर्ट पाइप होती है, ठीक है, ये पाइप जैसी होती हैं। अब इस पाइप को क्या करते हैं हम, 1000 cc का वॉल्यूम होता है। इसके बाद हम इस पाइप को ज़मीन के ऊपर रखते हैं ऐसे, ठीक है, ज़मीन के ऊपर रखते हैं ऐसे। इसके बाद ऊपर से एक और सर्कुलर जो होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है जिसे हम डॉली कहते हैं, ठीक है, डॉली, DOLLY डॉली कहते हैं। उसकी हाइट जो होती है वो 25 mm होती है, ठीक है। अब ये जो कोर कटर है इसका वॉल्यूम जो 1000 cc है, इसके ऊपर हम एक डॉली रखते हैं, ठीक है। इस डॉली की हाइट जो है वो 25 mm होती है। नीचे से ये सॉइल है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस डॉली को ऊपर से स्ट्राइक करते हैं हम हैमर से, ताकि जो ये जो है, ये सिलेंड्रिकल शेप जो है,
ठीक है, ये कोर कटर ये ज़मीन के नीचे चला जाए ताकि सॉइल यहाँ तक आ जाए। ठीक है, सॉइल ऊपर तक आ गई, मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप है वो ज़मीन के नीचे चला गया। फिर हम इसको बाहर निकालते हैं। अब वॉल्यूम इसका तो पता है हमें 1000 सीसी वॉल्यूम होता है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं, इसमें सॉइल लगी हुई होती है, मतलब इसमें सॉइल फंसी हुई होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस सॉइल को वहाँ से बाहर निकालते हैं, इस सॉइल का वेट करते हैं। ठीक है, चलो इसका वेट आ गया फॉर एग्जाम्पल इसका वेट आ गया फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम। ठीक है, जब हम जो हमने इसमें सॉइल हम को इससे मिली, उसका जो वेट हमने किया वो आया 200 ग्राम। एग्जाम्पल डिवाइड करते हैं हम कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें पहले ही पता था 1000 सीसी। ठीक है, अब 2020 कैंसल, दैट इज़ 2 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 0.2 ग्राम पर सीसी। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 0.2 ग्राम पर सीसी ये आया हमें यूनिट वेट, किससे? कोर कटर मेथड से। बस इसमें क्या रखना आपको याद कि ये जो इंस्टू यूनिट वेट डिटरमाइन करते हैं हम कोर कटर मेथड से, उसमें जो होता है कोर कटर उसका वॉल्यूम होता है 1000 सीसी, ये आपको याद रखना है। और जो इस पर डॉली रखते हैं ऊपर से, उसकी हाइट जो होती है वो होती है 25 mm। इसके बाद एक और मेथड है, दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं कोई भी होल जो करते हैं हम, ठीक है, कोई भी होल जो करते हैं हम ज़मीन में, ये एक ज़मीन थी यहाँ पे, ठीक है, सॉइल थी, इसमें हमने होल किया। ठीक है, अब होल किया हमने, जो वहाँ से हमें सॉइल मिली, जो यहाँ से हमने सॉइल लाई, उस सॉइल का हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, ये सॉइल जो है, ये वाली सॉइल जो बना रहा हूँ मैं, ये हमने इस से निकाली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डिच खोदा हमने, तो उससे हमने सॉइल निकाली, उसका वेट किया हमने, फॉर एग्जांपल ये आया हमें 100 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम काम करते हैं, इस सॉइल में हम इस जो यहाँ पे हमने डिच बनाया है, इसमें हम सैंड डालते हैं। ठीक है, सैंड डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें जो सैंड बोतल में होता है उसका हमें वॉल्यूम पता होता है, ये टोटल वॉल्यूम कितना है। जो सैंड हमने एक बोतल लाते हैं हम, ये एक बोतल है, इस बोतल का हमें वॉल्यूम पता होता है। इस बोतल का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, इस बोतल का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 1000 सीसी है एग्जांपल। इसका मतलब इसमें जो सॉइल सैंड है वो 1000 सीसी की सैंड है। इसके बाद हम इस बोतल से सैंड निकालकर इस डिश में डालते हैं, इस डिश में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डालते गए, ये यहाँ तक जब फिल आ गया, तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें कितनी सैंड बची है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सैंड बची है अभी 800 ग्राम, 800 सीसी, सॉरी, अभी सैंड 800 सीसी बचा है। इसका मतलब हमने 200 सीसी इसमें डाला। ठीक है, 200 सीसी इसमें डाला। अब इसमें 200 सीसी डाला, इसका मतलब इस डिश का जो वॉल्यूम है वो 200 सीसी है। अब इस डिश का 200 सीसी अगर वॉल्यूम है, तो हमने पहले ही देखा था कि जो हमने इससे सॉइल निकाली थी उसका वेट आया था 100 ग्राम। तो 100 ग्राम डिवाइड बाई 200 दैट इज़ 0.5 ग्राम पर सीसी, 0.5 ग्राम पर सीसी इसका यूनिट वेट है, इस सॉइल का जो हमने सॉइल फील्ड से ली थी। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है आपको याद रखना है, जो हम सैंड बोतल लेते हैं उसको हम फिल करते हैं बाय 2/3। ठीक है, 2/3 तक फिल करते हैं। ये ज़रूरी पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो ज़रूरी, फिल तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि जो सैंड बोतल है उसको हम कितना फिल करते हैं, 2/3 हम इसको फिल करते हैं, दैट मीन्स 66.66% हम इसको फिल करते हैं सैंड से, फिर हम उसमें डालते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, अब हमने अब देखिए, जो हमने सॉइल वहाँ से फील्ड से ली, जो हमने सॉइल जिसका हमने यूनिट वेट निकाला, वो हमने निकाला गामा टी, दैट इज़ बल्क यूनिट वेट। क्योंकि जो हमने सॉइल वहाँ से ली, उस सॉइल में मॉइस्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने बल्क यूनिट वेट निकाला हमने। ठीक है, ड्राई नहीं निकाला, बल्क यूनिट वेट निकाला है। अब देखो कि सॉइल वहाँ पे खुश्क है, इसका मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं है, नहीं मॉइस्चर होता है, उसमें दिखता नहीं है, मॉइस्चर होता है। तो हमने क्या निकाला, हमने बल्क यूनिट वेट निकाला। अब हमें अगर हम चाहेंगे कि वो ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं। अब बल्क यूनिट वेट तो पता है हमें, लेकिन जो हमने सॉइल फील्ड से ली, इस सॉइल का हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, या टॉर्शन बैलेंस मेथड, या ऑन ड्राइंग मेथड, या सैंड बाथ मेथड, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वाटर कंटेंट हम निकाल सकते हैं। जब हमने वाटर कंटेंट निकाला, इसके बाद हम गामा डी निकाल सकते हैं। अब गामा डी आपको पता है, ये होता है गामा टी डिवाइड बाई 1 + W। अब ये जो है,
अब जो ये गामा टी है ये तो हमने फील्ड से ही डिटरमाइन किया था। वाटर कंटेंट हम फील्ड से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेबोरेटरी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हम गामा डी निकाल सकते हैं, ड्राई यूनिट वेट इसका निकाल सकते हैं आराम से बिना टेंशन के। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमने क्या किया था, हमने किया था कि अगर हमारे पास हमने एक डिच खोदा था, ठीक है, हमने एक डिच खोदा था, इससे हमने सॉइल को बाहर निकाला था, ठीक है, और इसको हमने फिल किया था सैंड से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है अगर ये जो सॉइल है, अगर ये बोल्डरी सॉइल होगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, बोल्डरी सॉइल में क्या प्रॉब्लम होती है, बोल्डरी सॉइल में बोल्डर्स के बीच में गैप होती है, ठीक है, बोल्डर्स के बीच में गैप होती हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो सैंड हम डालेंगे तो वो बोल्डर से नीचे चला जाएगा, और हम सैंड डालते जाएंगे बोल्डर से नीचे चला जाएगा, जो वॉल्यूम ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन वॉल्यूम एक्चुअल में ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं काम, एक पॉलीथीन हम लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसमें पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन इसमें डालते हैं, और इस पॉलीथीन में फिर हम वाटर डालते हैं, फिर हम वाटर से इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि पॉलीथीन तो वाटर को एलो नहीं करेगा अपने थ्रू, तो पानी यही रह जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो डिश हमने खोदा है इस डिश का वॉल्यूम कितना है। तो फिर इससे हम एक बोल्डरी सॉइल में क्या करते हैं, बोल्डरी सॉइल में हम डिटरमाइन करते हैं कि यूनिट वेट क्या है। लेकिन यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि जब हम बोल्डरी सॉइल होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, एक होल खोदते हैं, ऐसे ही होल खोदते हैं जैसे इसमें खोदा था, तो इसमें क्या करते हैं, हाँ, जो होल होता है वो 30, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वो 30 से 100 सेंटीमीटर डायमीटर होल होता है, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर डीप होता है, 30 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर जैसा है। तो इसमें जो होल खोदते हैं हम, उसका जो डायमीटर है वो होता है 30 to 100 सेंटीमीटर, और जो इसमें की डेप्थ होती है वो डेप्थ भी होती है 30 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे हम वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। आज इतना ही, बाकी जो हम वो अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।